Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by दिनेश कुमार श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो एक साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट, और इसको लेकिन लिखा किसने है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ऑथर का रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के बारे में। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन वॉज अ फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन कौन थे? एक फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे हु लेटर बिकेम अ फ्रीलांस ऑथर ऑफ मैगजीन आर्टिकल्स, और जो बाद में मैगजीन आर्टिकल्स के फ्रीलांस ऑथर हो गए। फ्रीलांस का मतलब होता है स्वतंत्र। ही रोट विद अथॉरिटी पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग। उन्होंने पूरा अथॉरिटी के साथ में जो लिखा, जो कुछ भी लिखा, और विशेष रूप से उन्होंने स्पोर्ट्स और स्काउटिंग के टॉपिक्स पर लिखा। ही वॉज बोर्न इन 1925 इन पेंसिल्वेनिया इन दी USA, और उनका जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1925 में हुआ था। एंड डाइड ऑफ लंग कैंसर ऑन 11 फरवरी 2006, और उनकी मृत्यु 11 फरवरी 2006 में लंग कैंसर की वजह से हुई। अब देखिए चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट इज़ वन ऑफ द लीडिंग, ये मिसप्रिंट है। रिचर्ड एच एब्राइट इज़ वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट, यानी जो रिचर्ड एच एब्राइट है वो जो हमारे लीडिंग साइंटिस्ट हैं उनमें से एक हैं। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो उन्होंने जो बायोकेमिस्ट्री होती है और मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी होती है उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। When Ebright was a little child, he used to collect butterflies, rocks, fossils and coins. जब ये एब्राइट एक छोटे बच्चे थे तो वो अक्सर क्या करते थे? बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स को कलेक्ट किया करते थे। ही वॉज एन ईगर स्टार गेजर ऑल्सो, और वो एक बहुत ही ईगर का मतलब उत्सुक, स्टार गेजर भी थे। स्टार गेजर का मतलब जो स्टार को गेज करता हो, मतलब स्टेयर करता हो, उसकी ओर देखता हो और अपने मन में बहुत सारी बातें सोचता हो कि ये स्टार क्यों है। मतलब जब छोटे होते हैं तो बच्चे अक्सर देखते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं उनके मन में कुछ अलग ही स्टार्स को लेकर के विचार उनके अंदर आते हैं। बट ही वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज, लेकिन ये सब चीज़ों को तो वो करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका इंटरेस्ट था वो किस में था? बटरफ्लाइज में। ड्यूरिंग हिज स्कूल एज वेल एज कॉलेज डेज ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट फॉर विच ही वॉज अवार्डेड मैनी प्राइजेस। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जिनके लिए उनको अवार्ड दिए गए, बहुत सारे प्राइजेस दिए गए। मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर ऑन बटरफ्लाइज, और उनके ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो किसको लेकर के हुए थे? बटरफ्लाइज को लेकर। उन्होंने बटरफ्लाइज को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए थे, और दीज एक्सपेरिमेंट्स वर अ माइलस्टोन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और उनके ये जो एक्सपेरिमेंट हैं वो साइंस के वर्ल्ड में, यानी जो वैज्ञानिक जगत है उसमें एक माइलस्टोन साबित हुए, यानी मील का पत्थर साबित हुए। मील का पत्थर कहने का मतलब है एक ग्रेट कह सकते हैं, बहुत ही ग्रेट साबित हुए। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उन्होंने कुछ ऐसा रिवील किया, कुछ ऐसा प्रकट किया कि जो बहुत ही ग्रेट था। तो ऐसा कुछ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से किया, और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बटरफ्लाइज के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो क्या थे, है ना, वो हम आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एट द एज ऑफ 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work। यानी 22 ईयर्स की एज में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यानी जिसको स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था,
है ना, उस व्यक्ति ने क्या किया, इस साइंटिफिक वर्ल्ड को, इस वैज्ञानिक जगत को एक्साइटेड कर दिया अपनी न्यू थ्योरी से। और वो थ्योरी किस बारे में थी, हाउ सेल्स वर्क, कि जो सेल्स होती हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, है ना। उनकी इस थ्योरी ने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया। रिचर्ड एच एब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the National Academy of Science, है ना। और वो किसने किया था, रिचर्ड ई एब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे, यानी उनके साथ कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो साथी थे, उन लोगों ने एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल था, उस एक न्यूज़पेपर था या कोई मैगजीन थी जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो इसके बारे में उन्होंने इस प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये कोई मैगजीन है साइंस से रिलेटेड, यानी विज्ञान जगत से रिलेटेड कोई बहुत ही प्रेस्टिजियस ये कह सकते हैं कि मैगजीन है। तो उसमें उन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया और उस आर्टिकल में ये जो थ्योरी थी उनकी कि हाउ सेल्स वर्क, इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो जब ये प्रिंट हुई तो पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरा वैज्ञानिक जगत इससे पढ़ करके एक्साइटेड हो गया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। और ऐसा पहली बार था, यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि ये जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल था, है ना, ये जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, ये एक साइंटिफिक जर्नल था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें हमेशा जो साइंस से रिलेटेड, जो वैज्ञानिकों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो प्रिंट होती थी। तो उसने कभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को पब्लिश किया हो, स्पेशली जो साइंटिस्ट होते थे उनके किए हुए वर्क को इस मैगजीन में पब्लिश किया जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार था जब किसी स्टूडेंट्स के, कॉलेज के स्टूडेंट्स के वर्क को इसमें पब्लिश किया गया हो। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। इन स्पोर्ट्स that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, नीचे देखें हम पढ़ते हैं, ए होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज़ व्हेन द बैटर scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे होम रन क्या होता है, जैसे जो बेसबॉल गेम में होता है, बेसबॉल बिल्कुल क्रिकेट के ही जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस उसमें एक बड़ी सी गेंद होती है और उसमें विकेट्स नहीं होते पीछे, और एक बैट होता है, बैट भी तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उससे बेसबॉल खेली जाती है। अक्सर आपने देखा होगा गेम टीवी चैनल्स पर या किसी मूवीज़ में, है ना। इसमें क्या होता है, ए बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ होम रन। Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time। तो उस गेम में क्या होता है कि जब एक प्लेयर होता है जो बॉलिंग करता है, वो बॉल फेंकता है, और दूसरा जो बैटर होता है उसके हाथ में बैट, जैसे हम बैट्समैन कहते हैं ऐसे ही वहाँ पर बैटर होता है, बैटर उसको हिट करता है, और हिट करके जो बॉल होती है वो सीधे, जैसे हमारे यहाँ 6 होता है, तो 6 क्या होता है, जब वो गेंद विदाउट टच किए ग्राउंड को और सीधे बाउंड्री के पार जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, 6 कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जब ये होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, होम रन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो काम था, ये जो साइंटिस्ट था जिसकी इस थ्योरी ने पूरे वर्ल्ड को, साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया था, तो वो इनका ये जो काम था वो कैसा था, बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि स्पोर्ट्स में, यानी बेसबॉल के गेम में अगर कोई जो है लड़का जो कि 15 ईयर्स एज का हो, वो एक होम रन को हिट करे फर्स्ट टाइम अपने बैट से, है ना। तो ऐसा ही था मिस्टर एब्राइट के लिए जो उन्होंने ये काम किया। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड। और रिचर्ड एब्राइट के लिए जो साइंस और जो दूसरी फील्ड्स थी उसमें उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स की स्ट्रिंग बना रखी थी, तो उनमें ये फर्स्ट टाइम था, इट वाज द फर्स्ट। यानी उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं रिचर्ड एब्राइट की, उनके जीवन की, जिनमें उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स को साइंस के फील्ड में और दूसरे फील्ड्स में अचीव किया है। तो इन अचीवमेंट में जो सबसे पहली जो कड़ी थी, सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो इसी से हुई थी। तो ये क्या था, एक तरह से होम रन को स्कोर करना था उनके लिए, है ना।
तो क्या हुआ, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब किसके साथ शुरू हुआ, यानी इन सब की जो शुरुआत हुई थी, उन्होंने अपनी जो साइंटिफिक एज ए साइंटिस्ट जो वर्क करना शुरू किया था वो किसके साथ शुरू किया था, बटरफ्लाइज के साथ। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, यानी जो एक चाइल्ड के रूप में जो एब्राइट का जो पालन पोषण हुआ था है ना, नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया के रीडिंग नामक जगह में, रीडिंग के नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ था। ये रीडिंग यहाँ पर एक जगह का नाम है। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड, तो वे कहते हैं यानी उन्होंने कहा कि वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था कि मैं कुछ कर सकूँ। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, और वो कहते हैं कि वहाँ पर निश्चित रूप से मैं कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता था, बेसबॉल नहीं खेल सकता था किसी टीम के साथ में, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी जिसको मैं कर सकता था, और वो क्या थी, चीज़ों को कलेक्ट करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, और इसलिए उसने ऐसा किया। एंड डिड ही एवर, और उसने हमेशा ऐसा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, यानी अपनी किंडरगार्टन यानी जो केजी जिसको हम बोलते हैं, एलकेजी लोअर किंडरगार्टन होता है और यूकेजी अपर किंडरगार्टन होता है। तो किंडरगार्टन से शुरुआत करते हुए एब्राइट ने क्या किया, कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, और इसमें भी उसकी जो डिटर्मिनेशन थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जो डिटर्मिनेशन उनकी दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती उन सभी में दिखाई देती थी। वैसी ही डिटर्मिनेशन इन बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में भी उनकी थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, वो इनके साथ साथ जो रॉक्स होती हैं यानी जो चट्टानों में से टुकड़े जो पीसेज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको इकट्ठा करते थे, फॉसिल्स को इकट्ठा करते थे और कॉइन्स को इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग एट ऑल नाइट, और वो अक्सर क्या हो जाते थे, बहुत ही ईगर एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है, जो पर्सन जो एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करता है, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है, यानी जो नक्षत्र विज्ञान हम उसको कह सकते हैं, उसकी स्टडी करता है ना, स्पेस की स्टडी, स्पेस में जाता है। तो वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी था, क्योंकि वो कभी कभी क्या करते थे, पूरी रात स्टार की तरफ गेज करते रहते थे। गेज का मतलब क्या होता है, घूरते रहना, यानी उनकी ओर निहारते रहना, तो केवल उनकी ओर ही देखते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, यानी फ्रॉम द फर्स्ट यानी शुरुआत से ही उनके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, यानी लगातार चलते रहने वाली क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, विद अ ब्राइट माइंड के साथ। माइंड तो उनका ब्राइट था ही, और हमेशा कुछ करने की उत्सुकता उनके अंदर रहती थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इंक्रीज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी एक माँ जो थी है ना, उनके पास एक माँ भी थी जो हमेशा उनकी सीखने के इस इंटरेस्ट को इनक्रेज करती रहती थी। वो हमेशा उनको इनक्रेज करती थी कि मतलब उनको एक आदत थी कि वो हर चीज़ में सीखने की कोशिश करते थे, हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे, और उनकी माँ हमेशा उनको इनक्रेज करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो अक्सर उसको बहुत सारी ट्रिप्स पर ले जाती थी। गॉट हिम टेलीस्कोप, उन्होंने उसे बहुत सारे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज है ना, माउंटिंग मटेरियल्स, माउंटिंग का मतलब जो पहाड़ों पर हम चढ़ते हैं तो उसके जो मटेरियल्स हैं वो सारी चीज़ें उसको ख़रीद करके दी। एंड अदर इक्विपमेंट, और बहुत से दूसरे इक्विपमेंट भी दिए। एंड हेल्प इन मैनी वेज अदर वेज, और उसको बहुत से दूसरे जो तरीके हैं उनसे उसकी मदद की। यानी उसकी माँ एक बहुत ही अच्छी माँ थी और उसके वर्क में उसको बहुत मदद करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती थी कि जब तक उसने स्कूल स्टार्ट किया, यानी उसके स्कूल स्टार्ट करने से पहले मैं ही एकमात्र उसकी कंपेनियन थी, एक साथी थी, एक फ्रेंड थी। यानी डेफिनेटली यही होता है, जब एक बच्चा स्कूल शुरू करता है तब जाकर के उसके दूसरे कंपेनियन बनते हैं, साथी बनते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी माँ ही उसकी साथी होती है। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं क्या करने लगा कि मैं उनके लिए उसके लिए जो उसके फ्रेंड्स हैं वो घर पर लाने लगी।
बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन रात के समय पर, मतलब वो कहने का ये कह रही थी कि लेकिन उसके बाद वो उसके फ्रेंड्स घर पे भी आने लगे जब वो स्कूल जाने लगा था। लेकिन रात में क्या होता था, रात में वो कहती है कि हम सारी चीज़ें एक साथ मिल कर के ही करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। उसकी माँ कहती है कि रिची मेरा पूरा जीवन था, यानी रिची में ही मेरी पूरी दुनिया समाई थी कि उसके पिता के मरने के बाद। उसके पिता कब मर गए थे? जब रिची 3rd grade में था, है ना, जब वो 3rd grade में था, 3री क्लास में था तभी, या 3री क्लास या जो भी कहें, उस शुरुआत से जो 3rd grade में जब वो पहुंचा तो वो कहती हैं कि उनके पिता की डेथ हो गई थी और पिता की डेथ होने के बाद में पूरी दुनिया उनकी जैसे मानो अपने बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वह और उसका बेटा लगभग हर शाम डाइनिंग रूम की टेबल पर बिताते थे, यानी दोनों एक साथ बैठते थे डाइनिंग टेबल पर। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास यानी उनके बेटे के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल वर्क ही कोई होता था, बल्कि वो कुछ लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखने का कोई काम होता था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने ये कहा। ही लाइक्ड इट, और उसको ये बात पसंद भी थी। ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि वो सीखना चाहता था, उसे सीखना बहुत पसंद था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उसने अपने स्कूल में टॉप ग्रेड्स भी अर्न किया, यानी जब उसने एग्ज़ाम वगैरह या जो भी दिया तो उसमें उसकी टॉप ग्रेड्स आई। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हिज मदर सेड, और उसकी माँ कहती कि ऑन एवरी डे, हर रोज़, थिंग्स एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक, मतलब वो हमेशा दूसरों की तरह, जैसे दूसरे बच्चे होते थे वो बिल्कुल वैसे ही बच्चों की तरह से होता था। बट द टाइम ही वॉज इन द 2nd grade, लेकिन जब वो 2nd grade में पहुंचा, यानी शुरुआत की जो ग्रेड थी तो वो बिल्कुल दूसरे बच्चों के ही जैसा था। बट द टाइम ही वॉज इन द 2nd grade, जब वो 2nd grade में पहुंचा, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। एब्राइट ने अपने घर के जो होम टाउन था, यानी जो अपना नगर था जिसमें वो पैदा हुआ था, तो उसमें पाई जाने वाली जितनी भी बटरफ्लाइज की 5 स्पीसीज़ थी, यानी वहाँ पर 25 स्पीसीज़ उसको मिली, तो उसने ये सारी 25 स्पीसीज़ को उसने कलेक्ट कर लिया था। सी फॉलोइंग बॉक्स, देखिए यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 weeks इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया में उसने रीडिंग्स में जो 6 weeks के अंदर जो बटरफ्लाइज उसने कलेक्ट की थी, उनकी स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये बहुत सारी जो मधुमक्खियों की स्पीसीज़ हैं, जैसे हम देखें गुजेमर विंग्ड बटरफ्लाइज, वाइट एम हेयर स्टॉक, तो ये बहुत सारी, आप साइंस में इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं, इनकी साइंस में इनके अलग नेम भी होंगे, तो इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी जो बटरफ्लाइज हैं, ये सारी की बटरफ्लाइज की जो स्पीसीज थी उसने कलेक्ट कर ली थी। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड, और उसने कहा कि संभवतः यहाँ पर उसका जो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो प्रोसेस था उसका एंड हो गया था। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, और एंड क्यों हो गया था? क्योंकि जितनी भी बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ उसके होम टाउन में मिलती थी वो सभी उसने कलेक्ट कर ली थी। अब और बटरफ्लाई स्पीसीज़ नहीं थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका ये एंड हो गया। लेकिन वो कहते हैं बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। फिर मेरी माँ ने क्या किया, मेरे लिए एक चिल्ड्रंस बुक ख़रीद करके दी मुझे, और इस बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, है ना। मोनार्क यहाँ पे एक जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, सॉरी बटरफ्लाई होती है, उसी को हम कहते हैं। तो मोनार्क एक्स, ये ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नामक बुक मेरी माँ ने मुझे ख़रीद करके दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, और ये जो बुक थी, है ना, इसने मुझे बताया, यानी बुक में मैंने पढ़ा कि किस प्रकार से जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका पहुंच जाती हैं।
ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इस बात ने उस यंग ईगर कलेक्टर के, यानी जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया करता था, उसके लिए उसने पूरा वर्ल्ड ऑफ साइंस खोल के रख दिया। यानी उसकी इस बात ने, इस बुक ने उसके लिए पूरा वर्ल्ड खोल करके रख दिया एक तरह से। एट द एंड ऑफ द बुक के एंड में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। जो रीडर्स थे, जो उस बुक को पढ़ने वाले थे, उनको इनवाइट किया गया था कि वो इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी, कि वो मदद करें बटरफ्लाइज जो माइग्रेट करती थी, उन बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में। तो उस बुक में क्या किया गया था कि जो रीडर्स थे उसके, उस बुक को पढ़ने वाले थे, उनको एक तरह से मैसेज दिया गया था कि जो भी बटरफ्लाइज का जो माइग्रेशन होता है वो उसकी स्टडी में हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओरखार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो उनको ये कहा गया था, उन जो भी उसके रीडर्स थे उनको पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद ये कहा गया था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें, यानी उनको जो बटरफ्लाइज मिले उनको टैग करें। किसके लिए? रिसर्च के लिए, है ना। और ये सब किसके द्वारा कहा गया था उनसे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओरखार्ट, जो कि किस में थे? कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जितनी भी बटरफ्लाइज आपको मिलें आप उनको टैग करें। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर ओरखार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। और एब्राइट्स की जो मदर थी, उन्होंने डॉक्टर ओरखार्ट को मैसेज लिखा, एक लेटर भेजा, और जल्दी ही क्या हुआ, तो उसकी माँ ने डॉक्टर ओरखार्ट को एक लेटर लिखा, और जल्दी ही क्या हुआ कि एब्राइट जो बटरफ्लाइज, जो भी मोनार्क बटरफ्लाइज थी, उनको पकड़ता था और उन पर एक टैग लगा देता था, टैग चिपका देता था। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर ओरखार्ट। और कोई भी व्यक्ति जिसको वो टैग की हुई बटरफ्लाई मिलती, तो ये कहा गया था कि जो टैग है वो डॉक्टर ओरखार्ट तक सेंड कर दिया जाए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। तो जो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो सीज़न था वो रीडिंग मैंने बताया उस जगह का नाम था, वो लगभग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। जो लेट समर में कितने समय तक चला? 6 वीक्स तक चला। सी ग्राफ बिलो, यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है नीचे, इसमें हम देखते हैं कि जो बी कलेक्ट की गई थी, जो बटरफ्लाई कलेक्ट की गई थी, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो देखिए गुजेमर विंग्ड, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड इस ग्राफ में काइंड्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ नंबर ऑफ कलेक्टेड बटरफ्लाइज दी गई हैं। तो जैसे गुजेमर विंग्ड टाइप की जो बटरफ्लाइज थी, तो वो 6 वीक्स में देखो यहाँ पर कितने तक 8 बटरफ्लाइज कलेक्ट की गई थी। वुड निम्स एंड सैटायर्स जो बटरफ्लाइज थी वो 2 की गई थी। ब्रश फुटेड वाली जो बटरफ्लाइज थी वो 10 बटरफ्लाइज की गई थी। और वाइट्स एंड सल्फर्स वाली जो बटरफ्लाइज कलेक्ट की गई थी 3। मोनार्क एंड स्नाउट 1 बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया गया था। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। और मिस्टर एब्राइट कहते हैं कि इवेंचुअली क्या हुआ, आखिरकार फाइनली मैं जो टैग करना था जो बटरफ्लाइज को, उसमें जो मेरा इंटरेस्ट था मैं धीरे धीरे उसको लूज़ करने लगा, यानी वो मेरा इंटरेस्ट अब जाता रहा। इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। क्योंकि ये जो काम था वो कैसा था, वो बड़ा ही टेडियस था, यानी बड़ा ही अजीब था और इसमें कोई ज़्यादा फीडबैक नहीं था। एब्राइट ने कहा इन ऑल द टाइम आई डिड इट, यानी पूरे टाइम जब तक मैंने इसको किया। ही लाफ्ड, वो हंसते हुए कहते हैं ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। क्योंकि केवल 2 ही बटरफ्लाइज जिनको मैंने टैग किया उनको रिकैप्चर, पुनः पकड़ा गया। मतलब ये कहा गया था ना कि जो बटरफ्लाइज को टैग किया जाए और जिसको भी वो टैग की हुई बटरफ्लाइज मिले तो उनके उस टैग को भेज दिया जाए डॉक्टर ओरखार्ट के पास। लेकिन क्या हुआ कि उसने जितनी भी बटरफ्लाइज टैग की, केवल 2 ही बटरफ्लाइज ऐसी हुई जो उनको रिकैप्चर किया गया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव। और वो जो 70 जहाँ पर वो रहता था वो वहाँ से 75 माइल से ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी। और
मतलब इतनी दूर भी उन्होंने कर लिया, लेकिन केवल 2 ही जो उसकी टैग की हुई बटरफ्लाइज थी उनको टैग किया गया था। यानी उनके पास जब पहुंची तो वो 2 ही बटरफ्लाइज पहुंची हुई थी, उनके द्वारा टैग की हुई जो बटरफ्लाइज थी। देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। क्या हुआ, जब वो 7th grade में पहुंचा, यानी मिस्टर एब्राइट जब 7th grade में पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी हिंट मिली जिससे उन्हें पता चला कि वास्तव में जो रियल साइंस है वो क्या होती है। जब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया एंड लॉस्ट, और वो उसमें खो गए। मतलब एक साइंस फेयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था और उस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस फेयर में वो गए और वहाँ खो गए। मतलब वह फेयर में उनको जो जो चीज़ें दिखाई दी वो उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी, उनकी तरफ वो अट्रैक्टेड हुए और वो उसमें जैसा लगा कि मानो खो गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। उनके लिए क्या था कि वहाँ पर जाना और वहाँ जाकर के सारी चीज़ों को महसूस करना, लेकिन बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जबकि जो दूसरे लोग थे वो वहाँ पर कुछ ना कुछ जीत रहे थे। तो इस सब को ऐसा सब कुछ होते हुए देखना उनके लिए बहुत ही सैड फीलिंग थी। मतलब कहने का है कि जो एब्राइट है वो वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी एक साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर भी एक साइंटिफिक जो स्पिरिट है वो अंदर है उनके, और वहाँ पर वो साइंस फेयर में गए हैं। वहाँ साइंस फेयर में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना अपना वर्क किया होगा और उस साइंस फेयर में बेस्ट प्राइजेस लोगों को मिले होंगे जिन लोगों ने काम किया होगा। तो इनका सोचना ये था कि वहाँ पर वो गए, उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों का अनुभव किया, वो वहाँ बैठे, लेकिन वहाँ से कुछ प्राप्त न कर पाना ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, सैड फीलिंग थी। एब्राइट ने ये कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इस फेयर में उनकी जो एंट्री थी वो क्या थी, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। यानी उस फेयर में उन्होंने क्या किया था कि जो फ्रॉग टिश्यूज़ होते हैं, यानी जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, उसकी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ थे, वो उसने अपनी बहुत सी स्लाइड्स पर एक तरह से लगा दिए थे और वो उसका एक्सपेरिमेंट था। वो उस साइंस फेयर में उसके थ्रू उसने पार्टिसिपेट किया था। और क्या हुआ था कि विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और जिसे उसने एक माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखाया था। मतलब लोग उनको कैसे देख सकते थे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते थे। ही रियलाइज, और क्या हुआ था कि जब उसने इस अपने इस साइंटिफिक एंट्री के थ्रू यहाँ पर इस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था, तो कोई उसको बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि वो उसमें लॉस्ट कर गया, वो हार गया और दूसरे लोग वहाँ पर प्राइज़ जीत गए। तब उसने जाकर महसूस किया कि ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। उसने तब जाकर के महसूस किया कि जो वहाँ विनर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वास्तव में कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया था। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, उन लोगों ने केवल एक नीट डिस्प्ले नहीं किया था, यानी अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं उनका केवल एक डिस्प्ले नहीं किया था, वहाँ पर उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर उसको समझ में आया कि जो साइंस है, एक साइंटिस्ट जो अच्छा होता है उसको केवल एक अपने जो एक्सपेरिमेंट है उनका डिस्प्ले नहीं करना होता है, बल्कि क्या करना होता है, उसको एक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है। तब जा कर के वो कुछ गेन करता है, कुछ विन कर पाता है। तो यहाँ पर उसने ये बात सीखी और साथ ही साथ ये भी बात सीखी कि जब हमको फेल होने के बाद में, जैसे हम फेल हो जाते हैं किसी काम में, उसके बाद जब हम जो हमारा जो किसी काम के प्रति जो लगाव है वो कितना बढ़ जाता है और हम कितने आगे जाते हैं, क्योंकि बिना फेल हुए हमें जो आगे मिलने वाली सक्सेस है उसका कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं आता है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. तो क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, इस साइंस फेयर में फेल होने के बाद में क्या हुआ कि जो उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, यानी उनके अंदर की जो अंतरात्मा थी वो हमेशा कॉम्पिटिटिव थी, यानी हमेशा कंपटीशन करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। तो वो एक तरह से वो जाग गई, यानी वो आत्मा वो उनकी जागी, उनको महसूस हो गया कि क्या करना है। वो कहते हैं कि आई न्यू
मैं जान गया था कि अगले साल जो साइंस फेयर होगा, नेक्स्ट ईयर का जो साइंस फेयर होगा, मुझे उसमें क्या करना होगा, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा। यानी केवल ऐसे डिस्प्ले करने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा। ही सैड, उन्होंने ऐसा कहा। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years। और जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, जिसको मैं सबसे अच्छे तरीके से जानता था, यानी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला था, वो क्या था, वो इंसेक्ट वर्क, यानी कि इंसेक्ट पर जो वो काम कर रहे थे पिछले सेवरल ईयर्स से, यानी पिछले कई वर्षों से जिस सब्जेक्ट पर वो काम कर रहे थे, वो क्या था उनका, इंसेक्ट्स पर काम करना। वो बटरफ्लाइज को टैग कर रहे थे और बटरफ्लाइज से रिलेटेड ही अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो लगातार उनको किए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अलग करने के बजाय जो मेरा रियल एक्सपेरिमेंट है, जो मेरा रियल इंटरेस्ट है, मैं उसी पर कुछ ऐसा करूं और लोगों के सामने उसको रखूं। तो हो सकता है कि वो मेरा जो वर्क होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो उन्होंने ऐसा ही करने के बारे में सोचा। सो ही रोड to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiment। तो क्या हुआ, जब उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं कुछ रियल करूँगा इंसेक्ट से रिलेटेड, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो डॉक्टर उर्कहार्ट हैं उनको अपने इस आइडियाज़ के बारे में एक लेटर लिखा। उन्होंने इंसेक्ट से रिलेटेड और भी जो आइडियाज़ थे उनके बारे में कुछ सजेशंस मांगे, कुछ विचार मांगे। और क्या हुआ उसके बदले में, डॉक्टर उर्कहार्ट की तरफ से स्टैक ऑफ सजेशन, स्टैक का मतलब ढेर सारे, बहुत सारे, उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे सजेशंस वापस उसको मिले। इन डॉक्टर उर्कहार्ट ने उसको बहुत सारे सजेशंस रिप्लाई करके भेज दिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और जब उनको ये ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के जो सजेशंस मिले, तो वो इन पर लगातार काम करते रहे। और जब वो हाई स्कूल में थे तो पूरा टाइम उनका बिजी रहता था इन एक्सपेरिमेंट को करने में। एंड लीड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी। और क्या हुआ कि जो काउंटी में जो साइंस फेयर होते थे, काउंटी का मतलब किसी जगह से होता है, लोकल स्पेस से, लोकल जगह से कह सकते हैं, या किसी स्टेट से कह सकते हैं, या किसी शहर से कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी साइंस फेयर हुआ करते थे तो उसमें बहुत सारे प्राइजेस उसको मिलने लगे, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और साथ ही साथ उनके ये जो प्रोजेक्ट थे जो वो तैयार करने लगे थे, तो इन प्रोजेक्ट्स को जो इंटरनेशनल साइंस फेयर होते थे उनमें भी अब इनको जगह मिलने लगी। यानी वहाँ पर भी इनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत सारे प्राइजेस को जीतना उन्होंने शुरू कर दिया। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years। तो जब एब्राइट अपनी 8th grade में थे, तो अपनी 8th grade के यानी क्लास 8 के जो प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे कारण का पता लगाने का प्रयास किया, है ना। वो क्या था, एक वायरल डिसीज़ का, एक ऐसी वायरल डिसीज़ थी जो क्या करती थी, जितने भी लगभग मोनार्क कैटरपिलर्स होते थे उन्हें हर कुछ वर्षों में क्या होता था, जो मोनार्क कैटरपिलर थे वो मर जाते थे, है ना। कैटरपिलर आप जानते ही हैं, ये एक स्टेज होती है जो बटरफ्लाई होती है उसकी लाइफ की। तो जो मोनार्क कैटरपिलर होते थे वो एक वायरल डिसीज़ की वजह से वो मर जाते थे। तो उन्होंने उस वायरल डिसीज़ के कॉज का पता लगाने का प्रयास किया, उन्होंने ये कोशिश की। एब्राइट थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट ने सोचा था कि ये जो डिसीज़ है, या एब्राइट ही नहीं, और भी जो लोग थे वो शायद ये सोचते थे, और भी जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि ये जो डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, वो एक बीटल के द्वारा, बीटल क्या होता है, बीटल भी एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, तो ये जो बीटल है उसकी वजह से ये जो बीमारी है वो फैलती है कैटरपिलर्स में, मोनार्क कैटरपिलर्स में। तो एब्राइट भी यही सोचा करते थे। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा प्लान सोचा कि वो बीटल की प्रेजेंस में ही, यानी बीटल जहाँ पर होंगे उनकी प्रेजेंस में ही वो क्या करेंगे, कैटरपिलर्स को रेज करेंगे, यानी कैटरपिलर को वहाँ पर पालेंगे, है ना, उनको रियर करना शुरू करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बीटल्स की प्रेजेंस में ही कैटरपिलर्स को रेज किया, उनको पालना शुरू किया। तो आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड। वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी रियल रिजल्ट्स नहीं मिला। मतलब जब कैटरपिलर की
बीटल की प्रेजेंस में जब कैटरपिलर्स को रेज किया गया तो जो कैटरपिलर वहाँ पर रेज हुए उनमें कोई भी वायरल डिसीज़ नहीं पाई गई। तो क्या हुआ, इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज जो कैटरपिलर हैं वो जो एवरी फ्यू ईयर्स जो मर जाते हैं, है ना, उसमें जो वायरल डिसीज़ होती है वो किसी बीटल की वजह से नहीं है। मतलब वो वायरल डिसीज़ क्यों होती है ये रीज़न तो नहीं पता लगा पाए वो, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर प्रूव कर दिया कि जो बीटल, ये समझा जाता था कि एक बीटल के द्वारा, बीटल की वजह से उनके अंदर वो वायरल डिसीज़ क्रिएट हो जाती है। तो इस बात को उन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया कि बीटल की वजह से ये वायरल डिसीज़ उनके अंदर नहीं होती, बीटल की वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स नहीं मरते हैं। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। तो क्या हुआ कि वो उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसको जो साइंस फेयर हुआ उसमें, साइंस फेयर में अपने इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कोशिश की उसको दिखाने की, यानी उसको शो किया। और इस बार क्या हुआ कि उनको जो है जीत हासिल हुई, उनको प्राइज़ मिला और वो उसमें वो जीते और लोगों को उनकी जो प्रतिभा थी उसके बारे में भी लोगों को पता चला। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको भी इस बारे में पता चला कि जो मिस्टर एब्राइट हैं उनके एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे हैं और उन्होंने इस बात को प्रूव किया ये बिल्कुल सही है। और ये रियल एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाया कि किस तरह से उन्होंने बीटल की प्रेजेंस में जो कैटरपिलर हैं उनको रेज किया है और उनके अंदर वो बीमारी नहीं मिली है, वो वायरल डिसीज़ नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कैटरपिलर मर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये चैप्टर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।